हेलो बच्चों, सबसे पहले तो वीडियो के प्रारंभ में मैं आप लोग को बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये ओल्ड पेपर है बच्चों, जो यूट्यूब पे वायरल किया जा रहा है। देख लें आप लोग, ये पूरे प्रश्न आप मिला सकते हैं। ये ओल्ड पेपर है लास्ट ईयर का। इसमें देखें 1857 वाले प्रश्न हैं। मगर फिर भी मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि अगर आप लोगों को इसमें से कुछ प्रश्न पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मिट्टी वाली, कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी होती है। फिर ये लिखा यहाँ पर भी देखें, कपास कहाँ पे किस राज्य में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पे राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं, जल प्रदूषण को रोकने को उपाय। कुछ प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट जो कि लास्ट ईयर से मेल खाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रश्न पत्र, वैसे तो आपको मैं बोलूँगा कि इसको आप छोड़ छाड़ दें, फालतू के चक्कर में ना पड़ें। तो यहाँ पे मैंने शुरू में आप लोगों को ये प्रश्न पत्र बता दिया। ठीक है, यहाँ पर देखें ये पूरे 19, 20, 21, 22 ये सब के सब फालतू प्रश्न है। ये लास्ट ईयर के हैं ओल्ड पेपर के, तो उनके चक्कर में ना पड़े आप लोग, नहीं तो पता चला इसी पेपर को आप तैयार कर लिए तो आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ओल्ड पेपर से रिलेशन मेरा मतलब ये है कि अगर ये फ़ायदा होता भी तो भी हम पढ़ते इसको, क्योंकि अब ये कोर्स ही नहीं है ना, इसलिए ये ओल्ड पेपर पढ़ने का बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ देखें, आपको मैं पूरे प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ये बच्चों ओल्ड पेपर है, और अगर आप ऐसे किसी वीडियो पर क्लिक कर रहे हो और ये जा रहे हो, इस प्रश्न को पढ़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग इसको मत पढ़ें, क्योंकि ये हटा दिया गया है आपके कोर्स से। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे प्रश्न पत्र आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। में फटाफट निकालूंगा मैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। देखें, इसमें चैप्टर वाइज है, पूरे स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक। तो देखें, पहला पढ़ लें आप लोग, चौथा तैयार कर लें, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। फिर यहाँ पे देखें मिट्टियों के प्रकार, 5वां नंबर प्रश्न। 9वां है संसाधन क्या है। 11वां मृदा संरक्षण क्या है। फिर देखें यहाँ पे पहला प्रश्न, संसाधन से क्या आशा है, इसका हमारे जीवन में महत्व, इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर चौथा पढ़ लीजिएगा, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर, ये क्या होती जलोढ़ और क्या होती काली, इसके बारे में पूरा लिखा। बांगर और खादर में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मृदा अपरदन के कुछ प्रमुख कारण हैं। देखें, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को, इनको आप पढ़ लीजिए। एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची, ये आ सकता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ये भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखें, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, जैसे 9वां नंबर, इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर वाला। फिर पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशा है, केंद्रीय वन आयोग क्या है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ये तीनों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैव विविधता ऊपर निकल गया, जो वो कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है ये परियोजनाएं, तो ये पूछी जा सकती हैं, पहला इंपॉर्टेंट है हालांकि। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, ये जरूर कर लीजिएगा, वन कितने प्रकार के होते हैं। फिर वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, 5वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। चौथा, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ देखो आपको चैप्टर वाइज कुछ प्रश्न कम कर दिया हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कौन से प्रश्न आप लोगों को पढ़ लेने। देखें, धरातलीय जल और भूमिगत जल संसाधन में अंतर, ये कर लीजिएगा। फिर सरदार सरोवर बांध और कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में टिप्पणी आ सकती है। और 6वां प्रश्न, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, ये भाखड़ा नंगल परियोजना, चंबल परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती है, इसके बारे में तुलना करने संबंधी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, एमपी के हैं अगर आप, तो एमपी में नर्मदा जी का ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल कौन सी है। और चौथा प्रश्न, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है मेरी बात भी रखना आप लोग के लिए कि प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए, इसलिए कल की कोई गारंटी नहीं है। कल हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा अच्छे मिल जाए। फिर रबी खरीफ की फसलों के नाम, 7वां नगद व्यापारिक फसलों से आशय, ये कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खरीफ एवं रबी की फसलों में अंतर, आप इनको बहुत 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 अच्छे से पढ़ लें बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए ये सुधार कार्यक्रम, ये पढ़ लीजिएगा। वैसे भी अभी किसान मुद्दा बहुत गर्म है भारत में, और फालतू के जो किसान नेता हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर देखें, दूसरा प्रश्न है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किए गए, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, तो यहाँ देखा चौथा, राजकीय राजमार्ग क्या होते हैं। फिर 5वां कर लीजिएगा। 8वां डिजिटल भारत क्या है, इसको भी पढ़ लीजिएगा बच्चों। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, इसका उद्देश्य, ये चौथा प्रश्न, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखो ऊपर भी एक अंतर है, पर नीचे बंदरगाह और पत्तन में अंतर,
ये प्रश्न जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ये ओल्ड सिलेबस से बिलोंग है ये प्रश्न, ये पहले भी पूछा जाता था और अभी भी पूछा जा सकता है। रूढ़िवाद, उदारवाद, निरंकुशवाद ये पढ़ लीजिएगा। 5वां जनमत संग्रह का क्या अर्थ है इसको भी देख लीजिएगा। पूरे उत्तर हैं आपके सामने। ये काउंट कैमिलो दे काबूल पर टिप्पणी, पता नहीं कौन आदमी है ये फालतू का। फिर यहाँ पे इसके अलावा ये जो आपका 7वां प्रश्न है, यूरोप में 19वीं सदी में नारी रूप को राष्ट्र की छवि कैसे बनाया गया, वर्णन कीजिए। ये बच्चों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इसके नीचे जो ये प्रश्न आ रहा है इसको भी तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा फटाफट निकाल रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी तनाव क्यों पनपा, ये तिमाही में पूछा गया है। फिर यहाँ देख लें आप लोग, ये जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव है, इनको तो आपको तैयार कर लेना है बच्चों। फिर इसके बाद करते हैं रोलेट एक्ट क्या था, बहिष्कार क्या होता है, ठीक है, और गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है, चौथा प्रश्न। तो ये तीनों कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लें अच्छे से, एक बार पढ़ लें और अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं। बारदोली सत्याग्रह क्या था, फिर साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया है। 8वां भी पढ़ सकते हो, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को कब और कहाँ स्वीकार किया गया। बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो ये वीडियो। फिर तीसरा है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से देख लें। फिर इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, ये तैयार कर लीजिए आप लोग। इसके बाद बच्चों 8400 जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद बच्चों देख लीजिएगा, साइमन कमीशन पर टिप्पणी, जलियांवाला बाग हत्याकांड ऊपर निकल गया, ये है साइमन कमीशन पर टिप्पणी, इसको भी कर लीजिएगा। दोनों प्रश्न बच्चों पुराने हैं, मतलब कि बहुत सालों से लगभग पूछे जाते रहते हैं, तो आप इनको तैयार कर लें। पूना समझौता, पूना पैक्ट क्या था, ये स्पष्ट कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। लेटेस्ट ऐड हुआ है, हो सकता पूछ लिया जाए क्योंकि ये उसी तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा प्रश्न ये जो है, ये तिमाही परीक्षा में आया था, आप लोगों को पूछा गया है त्रैमासिक में, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये पूरा ऊपर तक उत्तर है। फिर उसके बाद तीसरा, ये भी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है, तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जा चुके हैं, उनको तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। साविनय मतलब विनय के साथ, अवज्ञा मतलब मना कर देना, हाथ जोड़ के मना कर दो, वो वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर बारी आती है निरंकुशवाद क्या है, उल्मा और फतवा से क्या आशय है। 5वां, त्रिपीठिका कोरियाना क्या है, देख लो आप लोग, तैयार कर लो इसको। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई, मतलब नोट कब पहली बार कहाँ नोट छपे थे। फिर है गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण क्रांति में उनका योगदान बताइए, ठीक है। इसको बाद आपकी बारी आती है अगले प्रश्न की, गृह युद्ध किसे कहते हैं, सबसे ऊपर निकल गया। फिर दबाव समूह क्या होता है, इसको पढ़ कर लीजिएगा। चौथा, 5वां, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विभाजन सत्ता का, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर 7वां यहाँ देख लें। और बच्चों वीडियो को जरूर आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी देश को शक्तिशाली और संगठित बनाती है, आप इस कथन से कैसे सहमत है और क्यों है, इसको उत्तर देना है आपको। फिर ये बेल्जियम ने अपनी जातीय समस्या को कैसे हल किया, स्पष्ट कीजिए, ये भी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखें बड़ा प्रश्न है, दीर्घोत्तरी 6 नंबर 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिर देखें तीसरा, गठबंधन सरकार क्या होती है, जो जोड़ तंगोड़ के सरकार बनाई जाती है वो गठबंधन सरकार होती है, कई राजनीतिक दल मिलकर के बना लेते। चौथा प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था वाला, ये वाला भी आप प्रश्न देख लीजिएगा, बेल्जियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपके पास अगर परीक्षा दिन है तो उसमें आप निशान भी लगा लें, फाइनल एग्जाम के लिए भी मददगार हो जाएंगे। 5वां प्रश्न, एकात्मक शासन क्या अर्थ है और इसके दोष बतलाने हैं आपको। इसके बाद संघीय शासन व्यवस्था क्या है। फिर 8वां, केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, ये दोनों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। संघीय शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताएं, और विशेषता एक और है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बच्चों ये जो आपका सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये पूरे परीक्षा अध्ययन से रिलेटेड है, मगर मैं फिर से कहूँगा कि
आप लोगों को इनके अलावा भी पता नहीं कहाँ से कैसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड वाले हमने देखे हैं कुछ प्रश्न बच्चों बाहर से ले लेते हैं अपने मन से, कोर्स के बीच से, मगर फिर भी अब अपन वो तो पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ लें। तो जितने ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इनको तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब रहा, अब जो कुछ भी होगा अब देखा जाएगा। यहाँ देखें, पारिवारिक कानून क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन, नारीवादी का क्या अर्थ होता है, सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शासन का महत्व है, फिर नारीवादी आंदोलन क्या है, लैंगिक विभाजन वाला ये वाला प्रश्न 5वां, ये भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों कर लीजिएगा, दूसरे का उत्तर ये है पूरा का पूरा यहाँ पे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं, ये अगला प्रश्न है, माओवादी विचारधारा क्या है, नेपाल के जन संघर्ष में कौन कौन शामिल था। और चौथा प्रश्न है जो NAPM, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। N मतलब नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट, नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म जरूर तैयार कर लीजिएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। फिर दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए, दबाव समूह के लक्षण या विशेषताएं। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर बोलीविया के जल युद्ध पर लेख बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है। बोलीविया नाम के एक देश में वहाँ जल युद्ध, पानी को लेकर लड़ाई छिड़ गई थी, तो उसके बारे में पूछा जा सकता क्यों और कैसे हो गई थी लड़ाई, तो आपको बताना है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये पहला और 5वां जरूर तैयार कर लीजिएगा। 6वां प्रश्न भी देख लीजिएगा, राजनीतिक दल के हिस्से क्या है, नेता, सदस्य और समर्थक। फिर है साझा सरकार किसे कहते हैं, आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। दोनों प्रश्न साझा मतलब जब कई दल मिलकर के सरकार बनाते तो वो साझा सरकार कहलाती है। फिर राजनीतिक दल क्या होता है, इसका अर्थ बतलाना है। फिर इसके क्या क्या गुण होते हैं, राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, वो अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत बनाना, मतलब जनता की राय पूछना, क्या करना क्या नहीं करना। हालांकि हमारे देश में तो घोषणा पत्र जारी कर दिए जाते हैं, पर काम उन पे बहुत मुश्किल से हो पाता है। फिर राजनीतिक दल के गुण, ये देख लीजिएगा क्या क्या गुण होते हैं, और क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है, इस पर भी आपको जवाब देना है, उत्तर बताना है। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बच्चों, आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ लें। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। फिर 5वां प्रश्न, एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए, क्या यह लोकतांत्रिक विकल्प है या नहीं है तो बताइए। फिर क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर आ सकता है, ये क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उठाते, मतलब छोटे दल और बड़े दल, इस तरीके से। फिर ये वाला देख लें, दलों की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, शायद ये पूछा जा चुका है अभी तिमाही परीक्षाओं में। इसके बाद ये राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। फिर दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व, राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे हैं बच्चों, यही छोटे 2 नंबर में भी और बड़े प्रश्न में भी यही हैं, तो आप खुद मिला लेना कौन सा है। अगर परीक्षा दिन है तो आप उसमें निशान लगा लें। फिर राष्ट्रीय आय का अर्थ बताना है, राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है, आर्थिक विकास से क्या आशय है। मैं फिर से कहूँगा बच्चों, साक्षरता दर क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षा दिन है अगर आपके पास तो उसमें निशान लगा लें, कक्षा 10वीं की इस वर्ष की, तो आपकी ये वार्षिक परीक्षा तक के काम के बन जाएंगे ये प्रश्न। फिर आपको करना कुछ नहीं होगा, तिमाही परीक्षा का पेपर उठाना, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर उठाना, और दोनों प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न आए हैं उनको भी निशान लगा लेना। और देख लीजिएगा जो जो डबल प्रश्न फंस रहे हो, मेरे निशान और आपके निशान, और वो प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, उनको आप तैयार कर लेना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बच्चों वही पूछे जाएंगे। देखते जाइए, आप लोग निशान लगे हुए हैं, आप लोग इन पूरे प्रश्नों को तैयार कर लें। सेवा क्षेत्र क्या है, अल्प बेरोजगारी क्या है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। जीविका में काम करने वाले आसपास के क्षेत्र को, ये प्रश्न भी शायद पूछा गया था, मुझे प्रॉपर याद तो नहीं है, पर ये पूछा गया है तिमाही परीक्षा में। इसके बाद आती है संगठित और असंगठित क्षेत्र में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करना है। ये प्रश्न पूछा गया है तिमाही में। मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या, ये पूछा जा सकता है, अभी नहीं तो वार्षिक में तो जरूर पूछा जाएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है, ये बतलाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एवं राष्ट्रीय आय में क्या संबंध, माफ कीजिए रिपीट हो गया ये। फिर सेवा क्षेत्र का कृषि और राष्ट्रीय आय में योगदान बतलाना है। इसके बाद जो प्रश्न आना है ये तो ब्रह्मास्त्र होगा, ये प्रश्न जरूर पढ़ लेना बच्चों, ये 9वीं वाले और 10वीं वाले दोनों क्लास में पूछा जा रहा है, पता नहीं ऐसा इसमें क्या है। देखें, है खुली बेरोजगारी,
और प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो बच्चों इसमें थोड़ा घुमा के ही पूछ दिया जाता है कि गुप्त बेरोजगारी क्या है, तो याद रखिएगा प्रच्छन्न को ही गुप्त बोलते हैं। तो ये तैयार आप कर लीजिएगा, खुली बेरोजगारी क्या है और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इसमें अंतर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। पूरा लिखा हुआ है आपके सामने, एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। अगला है व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। ये तिमाही परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ये वाला भी बच्चों तिमाही परीक्षा में पूछा गया। ये दोनों प्रश्न अभी जो निकले हैं ये दोनों के दोनों आपके तिमाही परीक्षा में आ चुके हैं, त्रैमासिक एग्जाम में, और ये आ चुके हैं। और चूंकि इसी साल सिलेबस आपका चेंज हुआ है तो ये प्रश्न बोर्ड की नज़र में इंपॉर्टेंट है, तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। अब फटाफट थोड़ी स्लाइड चलेगी, आप देख लेना। ये चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। पांचवा प्रश्न वही प्रच्छन्न बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी, इसको क्या कहते हैं ये है, पूरा लिखा हुआ है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला चैप्टर ये आ गया, ये वस्तु विनिमय क्या है। वस्तुओं के बदले सामान लेना या देना, तुम सोने चांदी के जेवर दो, हमसे आप कपड़े ले लो, ये कहलाता है वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु मिल जाना। फिर मुद्रा क्या है, इसके बारे में आपको बता सकते हैं, लिख लीजिएगा। फिर बैंक तथा गैर वित्तीय संस्थान, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मगर दूसरा जरूर कर लीजिएगा। फिर सातवां, नोट, नए नोट आए थे ना जब, तो उसे कहते हैं विमुद्रीकरण, तो सातवां प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है, ये एटीएम, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जो होते हैं, क्या है इसके कार्य बताने। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सातवां देखें कि क्या कारण है कि कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए बैंक तैयार नहीं होते, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद मांग जमा क्या है, मांग जमा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। ये भी आपको तैयार कर लेना, आपके पास 1.5 दिन है अभी। बच्चों कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एक बात थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो। ये स्व सहायता समूह, सोशल साइंस बेटा ऐसा है, इसको अगर आप समझ के पढ़ोगे, उसको फील करो कि क्या है कैसा नहीं है। बैंक सब ने देखा है, नेता लोग सब देखते रहते, आप लोग क्या काम करवाती, नगर पंचायत नगर पालिकाएँ क्या काम कराती। तो बच्चों इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे देख लें जितनी भी स्लाइड चल रही है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। श्रम विभाजन क्या है ये पढ़ लीजिएगा। फिर विदेशी व्यापार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पहला दूसरा दोनों, ये है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार को तैयार कर लीजिएगा, ये किस तरीके से पूरा है, पूरा लिखा हुआ है। फिर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसी मदद करेगा। फिर उसके बाद कंटेनर क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता बताइए। वो कंटेनर निकलते हैं, हवाई जहाज में भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज हो जाता है इसका। फिर वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये वाला प्रश्न भी आप देख लीजिएगा। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम सरकार के कौन कौन से हैं, ये पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन और उत्पादन पर नियंत्रित करती हैं, ये कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखें, एकाधिकार, कालाबाजारी, उपभोक्ता शिक्षा, सूचना का अधिकार क्या कहलाता है, ये पूरे प्रश्न पढ़ लीजिएगा। लास्ट में है उपभोक्ता शोषण। तो बच्चों उपभोक्ता शोषण मतलब आप हमारे उपभोक्ता हैं, हम यूट्यूब चैनल है, आप हमारे उपभोक्ता, और उपभोक्ता का शोषण कैसा होता है, डाल दिया हेडिंग। यही पेपर आएगा, भोपाल से लेके आया हूँ, और बाद में कुछ नहीं फंसा और बेकार आपकी मेहनत गई, डाटा लगा, तो ये भी एक प्रकार का बच्चों उपभोक्ता शोषण है। मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको पढ़ लीजिएगा तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। देखो उपभोक्ता शोषण, ऊंची कीमतें, मिलावट एवं अशुद्धता, यही मिलावट, झूठ मूठ की बात कर देना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब भी मिला है पेपर ये और वो। तो बच्चों ये पेपर के चक्कर में ना पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, ये आपके वार्षिक में भी काम पड़ जाएंगे। फिर है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के बारे में बताना। फिर उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिएगा, ये वाला कर लीजिएगा। फिर ISI, ठीक है, ISI जो होते हैं ना, उत्पादक गुणवत्ता बतलाने वाला मानक है। फिर क्षतिपूर्ति का अधिकार क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। फिर बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनको उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है, ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखें उपभोक्ता को शोषण से बचाने के कोई 5 उपाय, रसीद प्राप्त करना, ये पूरा है, मिलावट ये है पूरा लिखा, उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 5 प्रकार, कैसे कैसे लोगों को लूटा जाता, और फिर ये उसके पूरे पॉइंट है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और ये वीडियो अगर आपको पसंद वाकई आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द शायद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। गुड बाय।